हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का चौथा अध्याय औद्योगिकरण का युग का भाग 7 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। तो विशेष रूप से बच्चों आज हम भारत के संदर्भ में जो है औद्योगिकरण किस तरीके से हुआ था उपनिवेशों में, तो इसको जो है भारत के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। जब हम भारत पर नजर डालें और देखें कि एक उपनिवेश का औद्योगिकीकरण कैसे होता है, यहाँ भी हम कारखाना उद्योग के साथ साथ गैर मशीनी क्षेत्र पर भी ध्यान देंगे। हमारा अध्ययन मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग तक ही सीमित रहेगा। तो आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने के प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से जो है आज हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, उसके संदर्भ में हम उपनिवेशों में औद्योगिकरण को समझेंगे। बच्चों सबसे पहले जब हम उपनिवेशों में औद्योगिकरण कहते हैं, तो जैसा कि आपने औद्योगिकरण से तो आप समझ चुके हैं, पिछले बहुत सारे लेक्चर में मैंने ये बताया है। लेकिन अगर उपनिवेश जो शब्द है वो इस बार पहली बार आ रहा है, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन उठेगा कि उपनिवेश क्या होते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में अगर हम कहें तो भारत की जब हम चूंकि हम इसको भारत के संदर्भ में देख रहे हैं, भारत भी एक उपनिवेश है आप जानते हैं, इसीलिए हम इसको समझने का प्रयास भी भारत के ही संदर्भ में करेंगे। मुझे लगता है बच्चों आप सबको पता होगा कि भारत पे अंग्रेजों ने शासन किया था और भारत जो है वो अंग्रेजों का गुलाम था। तो भारत में अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था। तो जो ये गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम उपनिवेश कह सकते हैं। जैसे कि इंग्लैंड मतलब कि ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के लिए भारत क्या था? ब्रिटेन के लिए जो है हम जो है वो एक उपनिवेश थे, एक कॉलोनी थे। तो यूरोप में जो 18 सेंचुरी का जो समय था वो इस तरीके से उस समय जो है क्या हुआ था, पूरे यूरोप में जो शक्तिशाली राष्ट्र है उन्होंने जो छोटे छोटे जो राष्ट्र थे, जो स्वतंत्र राष्ट्र थे, उस पर जो है अपनी शक्ति वहां पे स्थापित कर ली और उन छोटे राष्ट्रों को जो है अपने अधीन कर लिया था और अपना उपनिवेश या अपनी एक कॉलोनी वहां बना ली थी। तो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, ब्रिटेन के भी बहुत सारे उपनिवेश थे। इसके साथ साथ जो है फ्रांस ने, अमेरिका ने बहुत सारे उपनिवेश बनाए थे, जो कि अफ्रीका और एशिया में बहुत सारे उपनिवेश जो है इन बड़े बड़े राष्ट्रों के थे। तो भारत भी एक उपनिवेश था, किसका? इंग्लैंड का या ब्रिटेन का। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसीलिए हम उपनिवेश बोल रहे हैं और उपनिवेश के तौर पे हम किसका उदाहरण ले रहे हैं? भारत का, क्योंकि भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का। और आज हम यही समझेंगे कि किस तरीके से भारत में या उपनिवेशों में औद्योगिकरण हुआ, कैसे वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इन सब चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर भारतीय कपड़े का युग के। मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में पैदा होने वाला कपास महीन किस्म का था। अगर हम जो मशीन युग या फिर औद्योगिकरण से पहले की बात करें, तो जो इंटरनेशनल मार्केट था, जो अंतरराष्ट्रीय कपड़ा उद्योग था, उसमें भारत का बहुत ज्यादा दबदबा था। भारत के सिल्क और कॉटन, रेशम और सूत के जो कपड़े होते थे या जो उत्पाद होते थे, जो गुड्स होती थी, उनका बहुत ज्यादा बोलबाला था, उनकी बहुत हाई डिमांड होती थी। और इसका मुख्य रूप से कारण ये होता था कि अन्य देशों में जो कपास था, जो कॉटन होता था, वो बहुत मोटा पैदा होता था, लेकिन भारत में जो कपास की पैदावार होती थी वो बहुत ही फाइन, मतलब बहुत ही महीन किस्म की होती थी, जिसकी वजह से उससे बना हुआ जो कपड़ा था वो बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा लगता था। इस वजह से इसकी डिमांड जो थी, भारतीय कपड़ों की जो डिमांड थी, वो पूरे विश्व के या पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में थी। आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान,
पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ की चीजें लेकर जाते थे। तो बहुत सारे जो है जो फारसी लोग थे, जो व्यापारी थे, जो आर्मीनियन जो व्यापारी थे, वो पंजाब से यहाँ आते थे। पंजाब के रास्तों से जो होता है वो यहाँ का सामान वगैरह लेके अफगानिस्तान जाते थे या पूर्वी फारस और मध्य एशिया में जाके जो है वहाँ पे चीजें बेचते थे और अपना व्यापार करते थे। यहाँ से बने, यहाँ मतलब भारत से बने महीन कपड़ों के थान ऊंट की पीठ पर लाद कर पश्चिमोत्तर सीमा से पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों के पार ले जाया जाता था। तो जो बहुत सारे लोग थे, जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, वो भारत में आते थे और यहाँ जो महीन कपड़ों की जो थान थी वो क्या करते थे, वो कैमल मतलब ऊंट के पीठ पर लाद कर, तो उस समय आप जानते हैं कि क्योंकि इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया था रेलवे का या फिर इस समय जो है मतलब जो जानवर होते थे उनको भी यूज किया जाता था एज अ ट्रांसपोर्ट। तो ऊंट की पीठ पर जो है वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे लाद दिए जाते थे और वो पश्चिमोत्तर सीमा जो है पाकिस्तान में है वहां से जो है पहाड़ी दर्रों और रेगिस्तानों से उनको दूसरे देश पहुंचाया जाता था। मुख्य रूप से औपनिवेशिक बंदरगाहों से फलता फूलता समुद्री व्यापार चलता था। अब सबसे पहले बच्चों एक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, वो है बंदरगाह। तो आप बंदरगाह से क्या समझते हैं? बहुत सरल शब्दों में बोलूं, आपको हमेशा याद रहेगा। जिस तरीके से रेलवे के लिए रेलवे स्टेशन होता है ना, वैसे ही जहाज, जो बड़े बड़े शिप थे, जो पानी के जहाज थे, उनको मतलब उनको रुकने के लिए, वहां से माल को लाने ले जाने के लिए जो स्टेशन होता था उसे ही हम बंदरगाह या पोर्ट कहते हैं। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले देखें तो जो गुजरात का बंदरगाह था वो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारत को खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से भी जोड़ता था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भी दक्षिण पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। तो इस समय बच्चों मुख्य रूप से जो बंदरगाह थे वो गुजरात के बंदरगाह, कोरोमंडल तट पर स्थित मछलीपट्टनम और हुगली जो कि बंगाल में स्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह होते थे भारतीयों के, और इसके माध्यम से जो है उनका बहुत सारे देशों के साथ कनेक्शन था और वहां आसानी से जो है वो व्यापार उनका होता था। निर्यात व्यापार के इस नेटवर्क में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीजों को लेकर जाते थे और निर्यातकों तक पहुंचाते थे। तो इस जो ये पूरा प्रोसेस जो था, भारत से जो बहुत सारी चीजें निर्यात की जाती थी, जो बाहर भेजी जाती थी, उसमें बहुत सारे भारतीय मर्चेंट होते थे और बैंकर भी होते थे। तो ये क्या करते थे, ये जो है वो उन चीजों को उनके प्रोडक्शन में, उन वस्तुओं के प्रोडक्शन में जो है वो पैसा भी लगाते थे, तो इनके पैसे भी लगे हुए होते थे और इसके साथ साथ जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाते थे और निर्यातकों तक जो है इनको पहुंचाने का काम भी करते थे। माल भेजने वाले आपूर्ति सौदागरों के जरिए बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे और बुनकरों से तैयार कपड़ा खरीदते थे और उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे। आपने ये पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरीके से जो होता है, ये जो सौदागर होते थे वो बुनकरों को पैसा देते थे, उनसे कपड़ा खरीदते थे और फिर उसे बंदरगाहों तक पहुंचाते थे और बंदरगाहों से जो होता है ये जिन जिन क्षेत्रों में इनकी डिमांड होती थी वहां ये वस्तुएं जो है वो निर्यात कर दी जाती थी। बंदरगाहों पर बड़े जहाज मालिक और निर्यात व्यापारियों के दलाल कीमत पर मोलभाव करते थे और आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। तो इस तरीके से वहां पे ये पूरी प्रोसेस चलती थी कि वो जो है व्यापारियों में जो दलाल भी होते थे, मीडिएटर होते थे, तो पैसे के लेकर जो है मोलभाव भी होता था और फिर जो है उन लोगों से जो है वो माल खरीद लिया जाता था।
1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला यह नेटवर्क टूटने लगा था। लेकिन अभी हमने जो ये बंदरगाहों का देखा कि किस तरीके से गुजरात, मछलीपट्टनम और हुगली मुख्य रूप से जो बंदरगाह थे भारत के, लेकिन 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला जो है अब ये नेटवर्क जो है वो टूटता दिखाई देने लगा था। क्यों? क्योंकि अब यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों में कई तरह की रियासतें हासिल कर ली और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आप ये जानते हैं कि जब यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आई थी तो केवल व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना भी चालू कर दिया। तो पहले तो उन्होंने बहुत सारी जो रियायतें थी, जो उनको मिलने वाली जो सुविधा थी वो हासिल की और उसके बाद जो है व्यापार पर भी उनकी मोनोपोली स्थापित हो गई। उन्होंने एकाधिकार इस पे भी प्राप्त कर लिया और इससे क्या हुआ, इससे सूरत, हुगली जो अभी तक जो महत्वपूर्ण थे, मछलीपट्टनम जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, पुराने बंदरगाह जो है वो कमजोर पड़ गए और इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा और धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए। तो जो बैंकर यहाँ पे पैसा लगाते थे इन वस्तुओं के उत्पादन में और उसको निर्यातक तक पहुंचाते थे, उनकी स्थिति भी अब बहुत खराब हो गई। वो दिवालिया हो गए, उनके पास पैसा नहीं रहा। इस वजह से अब जो है सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह जो है उनका महत्व कम हो गया और उनकी स्थिति जो है वो पहले जैसी नहीं रही। 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था और 1740 के दशक तक यह गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले अगर हम बात करें तो 17वीं शताब्दी के आखिरी तक सूरत बंदरगाह से होने वाला जो व्यापार का कुल मूल्य था वह 1.6 करोड़ रुपए था, लेकिन 1740 के दशक तक आते आते गिरकर केवल 30 लाख रुपए रह गया था। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो बच्चों कि कितनी ज्यादा गिरावट आ गई थी। सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री को बताया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो यहीं सूरत में ही स्थापित की थी। सूरत और हुगली कमजोर पड़ रहे थे और अब जो है कौन से दो महत्वपूर्ण बंदरगाह उभर रहे थे, वो थे बंबई और कलकत्ता की स्थिति जो है वो सुधर रही थी। पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। अब भारतीयों के जो पुराने जो बंदरगाह थे जो कि सूरत और हुगली थे, अब उनका महत्व कम हो गया और उसकी जगह पे यूरोपीय जो ताकत जो है वो हमें दिखने लगी और अब महत्व बढ़ा था बंबई और कलकत्ता के बंदरगाहों का। आप ये चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र के जरिए दर्शाया गया है कि बंबई और कलकत्ता जो है वो 1780 के दशक से व्यापारिक बंदरगाहों के रूप में विकसित होने लगे थे और पुरानी व्यापारिक व्यवस्था के पतन और औपनिवेशिक व्यवस्था के विकास का यह समय था और इसको बहुत अच्छा जो है वो ये चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनी के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाजों के जरिए होता था। बहुत पुराने व्यापारिक घराने जो है वो अब ढह चुके थे। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से औपनिवेशिक शासन भारत में आया उससे जो भारतीय जो बहुत सारे जो पुराने व्यावसायिक घराने थे, जो लोग थे, उनकी स्थिति पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। उनकी स्थिति अब बहुत खराब होने लगी और जो यूरोपीय कंपनियां थी उनका महत्व बढ़ा, उनको ज्यादा से ज्यादा अब लाभ होने लगा था। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जो लोग अभी भी थे जो काम करना चाहते थे उनके पास जो है कोई ऑप्शन नहीं था, बस उनके पास यही ऑप्शन था कि वो यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में आकर ही काम करें। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनी किस तरीके से उपनिवेशों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया हुई और इसको हमने एक उदाहरण में जो है कपड़ा उद्योग के माध्यम से समझने का प्रयास किया।